जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 56। टॉपिक हमारा चल रहा था इन्वेस्टमेंट्स। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन पूरी करना जरूरी है, और फिर इसके बाद हमने कंसेप्ट स्टडी किया कि क्या एक कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे पर्सन के नाम पे रजिस्टर करवा सकती है। ये दो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। अब पहले हम उस होम असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ चलेंगे। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? आज हम डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन 4। Ironside Limited owns 51% voting shares in Snowstorm Limited (SSL) and 52% voting shares in Flipper Private Limited (FPL). SSL intends to make an investment of rupees 200 million in FPL, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। Under the provisions of Company Act 2017, state the type of relationship, if any, which exists between SSL and FPL. SSL और FPL में क्या फर्क है? ऐसे अब देखें, आईएल के पास 51% वोटिंग शेयर्स हैं एसएसएल के। इसका मतलब है आईएल और एसएसएल होल्डिंग सब्सिडी है, ये होल्डिंग सब्सिडी भी है, एसोसिएटेड कंपनी भी है। फिर उसके बाद कह रहा है आईएल एफ के पास एफपीएल के शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 52%। इसका मतलब आईएल और एफपीएल भी होल्डिंग सब्सिडी भी हैं, एसोसिएटेड कंपनी भी है। लेकिन अब वो आईएल के साथ रिलेशनशिप नहीं इनका पूछ रहा, वो कह रहा है एसएसएल और एफपीएल का आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे आईएल के पास एसपीएल के भी, एसएसएल के भी शेयर हैं, एफपीएल के भी। एफपीएल और एसएसएल इनका आपस का कोई रिलेशनशिप है? दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं। किस वजह से? अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। दोनों अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, इस वजह से एसोसिएटेड कंपनीज हैं। ये क्लियर हो गया? अच्छा, बल्कि दोनों क्या, तीनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं, ठीक है। कुछ होल्डिंग सब्सिडी भी है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडी भी एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में आती है। वो लाइन आपको बताई थी ना कि हर होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनी होती है, लेकिन हर एसोसिएटेड कंपनी होल्डिंग सब्सिडी नहीं होती, ठीक है। एसोसिएटेड का कंपनी का कंसेप्ट वाइडर कंसेप्ट है, ये बड़ा कंसेप्ट है। इसमें होल्डिंग सब्सिडी के अलावा भी बहुत सी कंपनीज आती हैं। सेकंड में कह रहा है डिस्क्राइब द कंडीशन व्हिच एसएसएल मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एफपीएल। कह रहा है कंडीशन बताइए जो कि एसएसएल को पूरी करनी चाहिए बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एफपीएल। तो कोई भी कंडीशन नहीं है, बट डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करें काफी है। एक मिनट है, मैं रीजन बताता हूँ उसकी। इसकी रीजन ये है कि एफपीएल एक प्राइवेट कंपनी है और वो कंडीशन पब्लिक कंपनी के लिए थी, और वो कंडीशन पब्लिक कंपनी के लिए थे। हाँ, वो इन्वेस्टिंग कंपनी देखना था हमने। इन्वेस्टिंग कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो उसने कंडीशंस पूरी करनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी चाहे जो मर्जी हो। और अगर इन्वेस्टिंग कंपनी प्राइवेट है तो कंडीशन पूरी नहीं करनी, चाहे इन्वेस्टिंग कंपनी जो मर्जी हो। तो उसमें क्या लिखना है? कंडीशन लिख देंगे, कंडीशन। अच्छा, कंडीशन बताइए कौन सी है? मेंबर शैल पास स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन शैल इंडिकेट पीरियड, नेचर, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर चेंज करना है तो वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। और लोन वाली बात थोड़ी आएगी इधर, लोन वाली बात, लोन वाली बात क्या आएगी इधर? लोन वाली बात थोड़ी आएगी। लोन वाली बात क्यों आएगी? इन्वेस्टमेंट उसने ये तो नहीं कहा कि लोन है। हाँ, उसने जनरल वर्ड बोला इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इक्विटी, लोन, एडवांस, गारंटी। तो इसका मतलब है लफ्ज इन्वेस्टमेंट से हमें कंफर्म नहीं है, वो शेयर्स भी हो सकते हैं, वो लोन भी हो सकते हैं। तो चूंकि लोन भी हो सकते हैं इसलिए हम लोन वाली कंडीशंस भी लिखेंगे। बताइए मेरे भाई कंडीशंस क्या? रिटर्न एग्रीमेंट होगा, स्टेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन, बोरिंग कॉस्ट, क्या 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 शैल नॉट बी लेस देन बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, जो कल पॉइंट्स लिखे थे ना एज इट इज देखे छाप बता रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन बोरिंग कॉस्ट। अब बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? बोरिंग कॉस्ट का मतलब जो कंपनी लोन दे रही है उसने किस रेट में लोन उठाया है, वो उसकी बोरिंग कॉस्ट है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? टर्म एंड कंडीशन नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो लोन दिया जा रहा है, उसे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा, यह है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक मिनट रह गया, ड्यू डिलिजेंस बाय डायरेक्टर।
एक और भी रह गया, डायरेक्टर से ही याद आ गया हमें कि रेगुलर रिकवरी की जाएगी इंटरेस्ट, और अगर रेगुलर रिकवरी नहीं होती तो डायरेक्टर्स लायबल होंगे। कंडीशन क्वेश्चन 4 की पूरी होगी। क्वेश्चन 4 में कोई प्रॉब्लम जी? लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन डज नॉट अप्लाई ऑन, तो यही तो हमने पढ़ा था। हाँ, लोन वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएंगे। लोन वाली रिक्वायरमेंट, जो स्पेशल रेजोल्यूशन वाली रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, अगर इन्वेस्टिंग कंपनी पब्लिक हो तो, ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग कंपनी पब्लिक, अगर इन्वेस्टिंग कंपनी प्राइवेट है तो फिर अगर शेयर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए कोई कंडीशन है, लोन कर रहे हैं तो लोन वाली कंडीशन आएंगे। अगर इन दोनों में शेयर होल्डिंग 50% से कम होती फिर उस सूरत में आईएल और एफपीएल तो एसोसिएटेड होती है। फर्ज कीजिए 31-32% है तो आईएल और अगर आईएल के 21% शेयर हैं एसएसएल में और 22% शेयर्स हैं एफपीएल में, तो आईएल और एसएसएल एसोसिएटेड हैं, आईएल और एफपीएल भी एसोसिएटेड है 20% या से ज्यादा, लेकिन एसएसएल और एफपीएल एसोसिएटेड क्योंकि ये अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है ना। क्लियर हो गया? वो नीचे जो लाइन लिखी है वो समझ आ गई? रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन शैल नॉट अप्लाई ऑन प्राइवेट कंपनी, रिक्वायरमेंट यानी प्राइवेट कंपनी पे स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट, बाकी की। क्वेश्चन 5, कलाम लिमिटेड केएल इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इट्स एक्सेस फंड्स। केएल के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनके पास अब ये कुछ ऑप्शंस हैं, इस पैसे का क्या करें? एक्वायर 8% शेयर होल्डिंग इन लाइटर ऑयल लिमिटेड एलएल फॉर ₹120 मिलियन। 8% शेयर होल्डिंग खरीद लें 120 मिलियन की। एलएल इज ए ग्रोइंग कंपनी एंड इज एक्सपेक्टेड टू फेच हायर रिटर्न्स इन फ्यूचर्स। ये ग्रोइंग कंपनी है और इसे हायर रिटर्न फ्यूचर में मिलेंगे, डिविडेंड मिलेंगे हमें। दूसरी ऑप्शन, ग्रांट ए लोन ऑफ ₹100 मिलियन टू मूनसून प्राइवेट लिमिटेड एमपीएल फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट। द लोन वुड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ प्रिवेलिंग इन द मार्केट। KL currently holds 25% of MPL's paid up capital. Under the provision of Company Act 2017, specify the conditions which KL must fulfill before opting for any of the above investing options. इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने से पहले क्या कंडीशन पूरी करनी है? पहले वाले में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें नेचर, टाइमिंग एंड टर्म एंड कंडीशन होंगे। वो कह रहे हैं नहीं, ये नहीं होगा। पहले वाले में कोई रेजोल्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने भी कौन होगा नहीं कहा। इतनी जल्दी आपका बयान बदल गया? मेरा बयान नहीं बदला, मैं सही कह रहा हूं। क्यों नहीं सही कह रहे? सही नहीं कह रहे। और वो ये एसोसिएटेड कंपनी की कंडीशन है, पहले वाली कंपनी एसोसिएटेड नहीं है। पहले वाली कंपनी एसोसिएटेड नहीं है। कैसे पता चला एसोसिएटेड नहीं है? सॉरी कर, एसोसिएटेड नहीं है क्यों? 8% है। अगर यही वो एसोसिएटेड कंपनी होती उस सूरत में कंडीशन पूरी करनी होती है हमने। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, अब इसका मतलब है 1 के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? क्या फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे? हाँ, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगी, और बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन नॉर्मली होती है। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट जनरल मीटिंग के लिए होता है, बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगी, इसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रांट ए लोन ऑफ ₹100 मिलियन, सेम एज अबव है। हाँ, इससे भी क्या ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं? केएल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है एमपीएल में, तो क्या कंडीशन जरूरी है? कैसे पता चला कंडीशन जरूरी? क्योंकि दोनों एसोसिएटेड कंपनी है, और एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कंडीशन पूरी करनी होगी। अच्छा बताइए, सिर्फ वो लेफ्ट साइड वाली स्पेशल रेजोल्यूशन वाली साइड वाली कंडीशन लिखेंगे या कि राइट साइड लोन वाली भी लिखेंगे? लोन वाली भी लिखेंगे। क्यों एज लिखेंगे? क्योंकि उसने क्लियरली क्वेश्चन में कहा हुआ है लोन है, ग्रांट ए लोन। क्लियर? दोनों लिखेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात नहीं लिखेंगे, सिर्फ लोन वाली लिखेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन डज नॉट अप्लाई ऑन प्राइवेट कंपनी। क्लियर हो सकता है?
हाँ वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इन्वेस्टिंग कंपनी के लिए। अगर इन्वेस्टिंग कंपनी प्राइवेट हो तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लोन वाली सिर्फ लिखेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी पब्लिक कंपनी है तो फिर दोनों लिखेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात भी लिखेंगे, लोन वाली बात भी लिखेंगे। क्लियर जी? किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? क्वेश्चन 5 में तो पूछ ले। नहीं। क्वेश्चन 6, ए कंपनी पुट्स इट्स इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज इन सेंट्रल डिपॉजिटरी, इज इट अलाउड टू डू सो? क्या एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को सीडीसी के नाम पर रजिस्टर करवा सकती है? यानी क्या ऐसा पॉसिबल एक कंपनी के अपनी इन्वेस्टमेंट हो और वो किसी दूसरे के नाम पे इसको रजिस्टर करवा दे? पॉसिबल है। लॉ कहता है 3 सिचुएशन में पॉसिबल है। कितनी सिचुएशन में? 3 सिचुएशन में पॉसिबल। एक, अगर आप अपने शेयर सीडीसी में रजिस्टर करवा दें। इसका पर्पस क्या होता है वैसे सीडीसी रजिस्टर करवाने का? ट्रेडिंग में आसानी हो जाती है, ट्रेडिंग क्विक हो जाता है, ट्रांसफर का प्रोसेस क्विक हो जाता है। दूसरी ऑप्शन क्या है? नॉमिनेट। अगर कंपनी के पास शेयर्स हैं किसी दूसरी कंपनी के और वो उस कंपनी में अपना एक डायरेक्टर नॉमिनेट करना चाहती है, तो नॉमिनी डायरेक्टर को एज इट इज थोड़ी भिजवा देंगे, उसको कुछ ना कुछ उस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करके भेजेंगे, जिससे वो इस काबिल हो जाए कि वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सके। क्योंकि मिनिमम कुछ शेयर्स होना जरूरी है, जिसे क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। तो पहली ऑप्शन क्या थी? सीडीसी। सीडीसी का पर्पस क्या होता है? ट्रेडिंग को फैसिलिटेट। दूसरी ऑप्शन क्या थी? नॉमिनी डायरेक्टर को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? ताकि इसके पास क्वालिफिकेशन शेयर आ जाए और वो डायरेक्टर बनने के काबिल बने, नॉमिनी डायरेक्टर। तीसरी ऑप्शन क्या है? कि किसी एक मेंबर के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी एक पर्सन के नाम पे। इसका पर्पस क्या होता है? ताकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे हो सके। लॉ ये कहता है ना, हर कंपनी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के मिनिमम नंबर होने चाहिए। जैसे सिंगल मेंबर कंपनी 1 मेंबर, और अगर प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर है मिनिमम 2, अगर पब्लिक अनलिस्टेड है मिनिमम 3, अगर पब्लिक लिस्टेड है 7। लेकिन अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर की बात कर रहा हूं कि 100% शेयर्स खरीद लिए, तो क्या आपके ख्याल में उस दूसरी कंपनी के मेंबर्स कितने होंगे? 1 के ज्यादा? 1। तो क्या मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? नहीं हो रही। अब लॉ की वायलेशन हो गई। इस सिचुएशन में ये कंपनी क्या करेगी जिसने 100% शेयर्स खरीदे हैं? ये किसी दूसरे पर्सन के नाम पे कुछ ना कुछ शेयर ट्रांसफर कर देगी, ताकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। लेकिन याद रखें, ये शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं एज नॉमिनी, सिर्फ बेनिफिशियल ओनर नहीं बनाया जाता किसी को। जैसे वो जो नॉमिनी डायरेक्टर को भेजा था ना हमने, तो उसे शेयर सिर्फ उसे नॉमिनी के तौर पे शेयर ट्रांसफर किए गए थे, वो शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर नहीं बनता। तो जिसका नॉमिनी डायरेक्टर को कुछ शेयर ट्रांसफर करते हैं लेकिन वो उसका बेनिफिशियल ओनर नहीं बनता, उसी तरह मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी मेंबर को भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो मेंबर भी उसका बेनिफिशियल ओनर नहीं बनेगा। सिर्फ मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्लियर? ये तीनों एक्सेप्शन डिस्कस हो गई। कौन कौन सी एक्सेप्शन बताइए जल्दी, शाबाश। सीडीसी, नॉमिनी डायरेक्टर और मेंबर। सीडीसी का पर्पस क्या है? ट्रेड से रिलेटेड हो। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्टर इस काबिल बन जाएगी, उसकी अपॉइंटमेंट हो सके। और मेंबर का मतलब क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। क्वेश्चन 6 में कोई प्रॉब्लम? 7, Is ABC Limited allowed to transfer its shares in the name of other persons in following cases? आपने बताना है कि इन केसेस में क्या ABC कंपनी अपने शेयर दूसरों के नाम पे ट्रांसफर कर सकती है। पहला केस, ABC Limited has wholly owned subsidiary that is XYZ Limited। ABC Limited की एक wholly owned subsidiary क्या है? जिसके 100% शेयर्स एक्वायर कर ले कोई दूसरी कंपनी। XYZ Limited is a public unlisted company and it must have at least 3 members। XYZ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। बताइए क्या इस केस में कंपनी यानी ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड के जो शेयर्स है वो ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इजाजत है। ये ट्रांसफर किस लिए किया जा रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को पूरा करने के लिए। अब 2 AC बंद कर दीजिएगा, कूलिंग जरा ज्यादा हो रहा है। ये सामने वाले कर दीजिएगा, ये मेरी साइड। तो ए वाले केस में कम से कम 2 बंदों को ट्रांसफर कर सकते हैं। B, ABC Limited has invested in 15% shares of XYZ Limited and want to nominate Mr. Afzal as director। ABC Limited Mr. अफजल को डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करना चाहती है। As per articles of XYZ Limited, only a person who hold at least 10,000 shares, यानी इसे क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं, may become the director of the company। सिर्फ वही बंदा डायरेक्टर बन सकता है जिसके पास कम से कम 10,000 शेयर्स हों। तो अब मुझे बताइए, अगर मिस्टर अफजल को भेजा जाएगा, मिस्टर अफजल कहेगा भाई मैं क्यों शेयर खरीदूं,
मैं अपनी मर्जी से थोड़ा डायरेक्टर बन रहा हूँ, आपने कहा है आपके हुक्म के मुताबिक बन रहा हूँ, तो जो जो चीज़ों की जरूरत है वो भी आप ही मुहैया करें। अगर 10,000 शेयर की जरूरत है क्वालिफिकेशन शेयर्स की, मुहैया करें। तो इसमें एबीसी लिमिटेड चाहे तो शेयर्स अफजल के नाम पे रजिस्टर करवा सके, लेकिन कितने शेयर? सिर्फ 10,000। ये ना 10 लाख शेयर करवा दे फिर कहीं मैंने तो नॉमिनी के लिए कहा था, वो सिर्फ क्वालिफिकेशन शेयर की हद तक जितने जरूरी हैं, उससे ज्यादा जरूरी तो नहीं है। उससे ज्यादा शेयर कंपनी को अपने नाम पे से ही होल्ड करने चाहिए। 7 क्लियर? क्वेश्चन 7 क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नसीर ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ओलिवर ट्रेवल्स लिमिटेड। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेफिनेशन किसको याद है? किसको? ये हालत है आपकी। नहीं मैंने पढ़ाई नहीं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी पढ़ाया। कोई स्टूडेंट है जिसको दोनों डेफिनेशन याद हो? ये देख लें कितने स्टूडेंट्स ने याद किया। अपने नजर घुमा के देखें, दाएं बाएं देखें, एक स्टूडेंट को नहीं याद दोनों डेफिनेशन। दोनों क्या एक भी डेफिनेशन याद नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन चलिए ये तो हमें पता है ना कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, कोई डायरेक्टर होता है। कह रहा है while reviewing details of investment made by OTL has shown his concern on the following shares that are not held in the name of OTL। उसे पता चला वो कह रहा था ये तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है और किसी और के नाम पे है, कंपनी के नाम पे है ही नहीं। नीचे उसने 2 केस बताए। रिक्वायरमेंट में कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ATL इन द नेम ऑफ रहीम एंड समी। कहता है पॉसिबल रीजन बताएं क्यों ऐसी क्या जरूरत पेश आई होगी कंपनी को कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट रहीम और समी के नाम पे ट्रांसफर की। बताइए ऐसी क्या जरूरत पेश आई होगी कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट रहीम और समी के नाम पे ट्रांसफर की। पहला केस 500 शेयर्स इन पार्क ट्रेवल्स लिमिटेड PTPL आर हेल्ड इन द नेम ऑफ रहीम हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ OTL। PTPL इज ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ OTL। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 मेंबर्स होना जरूरी है। तो ये किस लिए ट्रांसफर किया होगा? टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ OTL ऑफ PTPL। PTPL के लिए मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दे 2 मेंबर हो जाए। सेकंड 5000 शेयर्स ऑफ टूर्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड TTPL आर हेल्ड इन द नेम ऑफ समी हु इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन TTPL बाय वर्च्यू ऑफ OTL's नॉमिनेशन। OTL owns 30% वोटिंग शेयर्स इन TTPL। 30% शेयर्स थे और वो डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे थे। 30% शेयर्स थे और तो उन्होंने शेयर ट्रांसफर किया। क्या सही किया? क्या ये कंपनी किसी को डायरेक्टर नॉमिनेट करना चाहे तो शेयर ट्रांसफर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अप टू क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्लियर? 8 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप क्या क्लोज कर दें डिस्कशन? चलिए जी नेक्स्ट अब हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। ये हो गया डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट के डायरेक्टर्स ने अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इनका कोई इंटरेस्ट है, स्टेक है, इसको डिस्क्लोज करना है। आपने इससे पहले अगर कैफ फॉर बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसमें पार्टनरशिप का टॉपिक था, उसमें कुछ ड्यूटीज थी। उसमें एक ड्यूटी थी ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। ये ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन क्या थी? कि हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी
ट्रांजैक्शन के बारे में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। किसको? अदर पार्टनर्स को। बल्कि उसमें केस स्टडी भी थी जिसमें यह बताता था कि एक पार्टनर है, 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर के भाई की मार्केट में शॉप है, बाकी पार्टनर्स को नहीं पता। उन बाकी पार्टनर में से कोई एक पर्सन जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है डायरेक्टर के भाई की शॉप से। क्या डायरेक्टर को यह बताना चाहिए कि ये मेरा भाई है? हालांकि उसने ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। क्या उसे बताना चाहिए? तो इस केस स्टडी के आंसर में उसने लिखा था यस, बताना चाहिए। हालांकि कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं भी हासिल किया जा रहा, हालांकि ट्रांजैक्शन मार्केट प्राइस पे हो रही है, इसके बावजूद पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्यों? ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन का मतलब यही है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, किसी अगर जगह पे पार्टनर का इंटरेस्ट है किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन में था कि वो बाकी पार्टनर के साथ ये शेयर करे। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट कंपनी पे भी अप्लाई होता है कि अगर डायरेक्टर में से किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्यों ना हो, चाहे उस डायरेक्टर ने उसको इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश नहीं की हो, इसके बावजूद हर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसका इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज करेगा। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंटरेस्ट है तो वो डिस्क्लोज करेगा। इसे कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। आगे ब्रैकेट में एज्यूम कर ले लिखा हुआ है इन ए कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट, इन ए कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुई है रीजन? अच्छा मुझे बताइए क्या आप एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? डायरेक्टर्स का अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है डिस्क्लोज करना चाहिए। लॉ ने ये प्रोविजन क्यों रखी है? तो ये प्रोविजन लॉ ने क्यों रखी भला? ताकि कोई अनफेयर एडवांटेज ना डायरेक्टर हासिल कर ले, ये ना किसी कॉन्ट्रैक्ट से उसको मुनाफा हो रहा हो और वो दूसरे डायरेक्टर्स को कुछ भी ना होता है। आपको याद है हमने एक मिलती जुलती प्रोविजन इससे पहले भी पढ़ी है कि डायरेक्टर जब तक डायरेक्टर है वो कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। तो ये भी तो एक तरह से अगर वो कोई सीक्रेटली किसी बिजनेस में उनका कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस वो मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, उसमें कमीशन या प्रॉफिट वगैरह हो सकता है डायरेक्टर को मिल रहा। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को मना करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई भी डायरेक्टर कंपनी के नुकसान पे अपना फायदा कर रहा हो, लॉ ने सिंपल कहा क्या कि अगर कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी ट्रांजैक्शन में वो उसे डिस्क्लोज करेगा। अच्छा इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि लॉ ने डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन को मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया, उनका कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें रिस्क है, इसमें चांस है कि कहीं डायरेक्टर अपने जाती फायदे के लिए कंपनी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उसे चाहिए कि जिस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है वो कंपनी को ये इंटरेस्ट दूसरे डायरेक्टर्स को इंटरेस्ट डिस्क्लोज करे और फिर दूसरे डायरेक्टर्स फैसला करें क्या ये ट्रांजैक्शन कंपनी के मुफाद में है। अगर कंपनी के मुफाद में है तो उसे अप्रूव करें और अगर कंपनी के मुफाद में नहीं है उसे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या डायरेक्टर जिस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है पहले वो डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा जिसका इंटरेस्ट है और फिर बाकी के डायरेक्टर, अच्छा डिस्क्लोज किसको करेगा? बाकी के डायरेक्टर्स को, और बाकी के डायरेक्टर्स फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को उस ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा जरा इसमें 2-3 कंसेप्ट है, बल्कि 2 हरफी बात करता हूं, आपको बताता हूं। ये डिस्क्लोजर प्री कॉन्ट्रैक्ट भी है, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्रो का, पोस्ट का मतलब आफ्टर। यानी इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है वो भी बताना है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वो भी बताना, वो भी बताना। अगर पहले से, फर्ज कीजिए पहले से इंटरेस्ट था किसी कंपनी में और डिस्क्लोज नहीं किया, अगर पहले से इंटरेस्ट था किसी कंपनी में डायरेक्टर का और उसके साथ बातचीत चल रही है उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, इंटरेस्ट पहले से है, वहां पे स्पाउस पहले से है,
स्पाउस, और उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फादर पहले से, अच्छा फादर पहले से, अच्छा वैसे मुझे भी लग रहा है बाद में जो एग्जांपल चेंज होगी ना तो स्पाउस ठीक है, ज्यादा बेहतर है, हाँ ज्यादा बेहतर समझ आएगी। लेकिन कंसेप्ट, फोकस कंसेप्ट के ऊपर करना, ये वाला है, गलत कर रहा है ना। तो स्पाउस, स्पाउस नहीं, अब ठंडी हो जाए, ठंडी हो जाए। स्पाउस पहले से दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, इस कंपनी के डायरेक्ट, और डिस्कशन चल रही है कि इस वाली कंपनी से जिसमें स्पाउस डायरेक्टर है कोई सामान खरीदना है, मटेरियल बाय करना है, इस डायरेक्टर को क्या डिस्क्लोज करना चाहिए अपना इंटरेस्ट? कब डिस्क्लोज करना चाहिए? ट्रांजैक्शन से पहले, ठीक है। जैसे ही ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रही है बोर्ड मीटिंग में, फर्स्ट उसी वक्त बता दे। अच्छा फर्ज कीजिए, अब मैं सिचुएशन ध्यान से सुनिएगा, 3 केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बज़ाहिर मिलते जुलते, थोड़ा थोड़ा फर्क है। पहला क्वेश्चन, पहले से स्पाउस थी, यकम जनवरी को डिस्कस हो रहा है कि क्या हम इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। यकम जनवरी को बोर्ड मीटिंग होनी है जिसमें डिस्कशन होनी है, इस डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए, कब करना चाहिए? यकम जनवरी को, उससे पहले या उसके बाद? यकम जनवरी या उससे पहले भी कर सकता है, पहले भी कर सकता है, अप्रूवल से पहले। जब फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रही है उस मीटिंग में डिस्कस करना लाजमी, पहले भी कर सकता है, लेकिन उस मीटिंग में जरूर कर देना चाहिए। अच्छा फर्ज कीजिए 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर हुआ फर्स्ट टाइम, उस वक्त कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट नहीं था, उसके बाद मीटिंग पोस्टपोन हो गई कि अब 15 तारीख को मिलेंगे तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा कंसीडर करेंगे। अब इस अरसे के दरमियान में स्पाउस हो गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब बताइए क्या अब डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है? अब इंटरेस्ट शाबाश करना है, अब कब करना है? क्या 1 जनवरी वाली मीटिंग में? वो तो हो ही नहीं सकता, बैक डेट होता है। On very first meeting after he became interested, on very first meeting after he became interested, क्लियर? अब आखिरी क्वेश्चन सुने। 15 जनवरी को मीटिंग दोबारा हुई, इंटरेस्टेड नहीं है वो, 1 जनवरी को भी इंटरेस्टेड नहीं था, 15 जनवरी को भी इंटरेस्टेड नहीं है। 15 जनवरी को डायरेक्टर ने प्रूव कर लिया कि 2 साल के लिए हम इस कंपनी से सामान खरीदेंगे। अब 6 महीने के बाद डायरेक्टर का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वे सामान लेने के लिए आता जाता था। अब मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन ये है कि क्या अब इसने डिस्क्लोज करना है? अब डिस्क्लोज करना है, शाबाश। आफ्टर जैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उसके फौरन बाद, इसका मतलब हुआ है कि ये कंसेप्ट प्रायर अप्रूवल को भी डिस्कस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, और पोस्ट अप्रूवल को भी डिस्कस करता है कि अगर इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्रिएट हुआ वो भी डिस्क्लोज करना। इंटरेस्ट इन बिटवीन भी करता है, ये ले फर्स्ट टाइम कंसीडर होने के बाद इन बिटवीन भी डिस्कस करता है। भी समझ आए ना? अगर फर्ज कीजिए कि 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2 मीटिंग्स हुई, अगर उसका इंटरेस्ट 25 दिसंबर 26 दिसंबर से है, पहले से है, तो उसने कब डिस्क्लोज करना है? 1 जनवरी को। अगर उसका इंटरेस्ट 10 जनवरी को क्रिएट हुआ है 15 वाली मीटिंग में, और अगर 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया है और उसके बाद 15 सितंबर को इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है तो उसके बाद करें। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना फिर डिस्क्लोज करने की जरूरत, क्योंकि वो तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है। कंसेप्ट समझ आ गया? अब यही चीजें देखते हैं लॉ कैसे हमें समझाता है। सबसे पहले डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट कि अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। किसमें? किसी कॉन्ट्रैक्ट में या प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट में या प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट होना है, मैं पहले से डिस्क्लोज कर दूं। और अगर कहे डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका मतलब बाद में डिस्क्लोज कर। अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो डिस्क्लोज करेगा। अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो डिस्क्लोज करेगा। मेन कंसेप्ट ये है। अब आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। डायरेक्टली से क्या मुराद है? इनडायरेक्टली से क्या मुराद है? डायरेक्टली से मुराद है वो खुद पर्सनली, खुद उसने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। इधर डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं,
ये हो गया डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? खुद नहीं, थ्रू स्पाउस, थ्रू माइनर चाइल्ड, थ्रू पेरेंट्स, स्टेप चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड स्टेप चाइल्ड एक ही बात है। पेरेंट्स, स्पाउस या के थ्रू या पेरेंट्स, उसे कहते हैं इनडायरेक्टली। इसका मतलब है खुद एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में फादर है डायरेक्टर। इंटरेस्टेड है कि नहीं? अच्छा, एक कंपनी में खुद डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में फादर डायरेक्टर है, ये एसोसिएटेड नहीं बन गई? ओ याद आया, एसोसिएटेड तो उस वक्त बनती है जब वो खुद डायरेक्टर हो। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक कंपनी में खुद डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में स्पाउस डायरेक्टर है, दोनों एसोसिएटेड नहीं बन गई? नहीं, ओ याद आया, वो तो जब खुद दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हो फिर एसोसिएटेड बनेगी। ठीक है। अच्छा, अगर एक कंपनी में खुद डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी में 25% शेयर है स्पाउस के, अब एसोसिएटेड कंपनी हो गई। अब एसोसिएटेड कंपनी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, तो कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये एसोसिएटेड कंपनी हो गई। अब अगर दूसरी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सेल और परचेज ऑफ इन्वेंट्री का, तो इस पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाली कंडीशन लगेगी? सुनने असल में ना मैं दोनों कंसेप्ट को इसलिए मिला रहा हूं कि एग्जाम में आप अक्सर पूछ कुछ हो रहा है, कंसेप्ट कोई और दूसरी तरफ बता देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी और डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट को आप मिक्स कर देते हैं। मैं इसीलिए डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। सिचुएशन सुनिएगा, डायरेक्टर मिस्टर ए लिमिटेड में डायरेक्टर है, उसकी स्पाउस के पास 25% शेयर्स हैं के, इसमें बी लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनी है। ठीक है। और ये डायरेक्टर बी लिमिटेड में इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, थ्रू स्पाउस। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन में ये कहे ना, सिचुएशन ये बना ली, अगर नीचे इसके बाद ये कहे कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को लोन देना चाहती है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट है। अगर कहे ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर मजीद हासिल करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट है। लेकिन अगर कहे ए लिमिटेड बी लिमिटेड से रॉ मटेरियल बाय करना चाहती है, रॉ मटेरियल की बाइंग, ये ऑर्डिनरी है ना, ये ऑर्डिनरी नॉर्मल है ना, नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट नहीं आएगा, बल्कि डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट का कंसेप्ट आएगा। ये बात समझ आ गई ना? देखिए, आगे इंटरेस्ट कब क्रिएट हो रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले तो मैं बड़ा कंसेप्ट डिफरेंशिएट करना चाहता हूं कि क्या आप केस स्टडी के फैक्ट से ये पता चला लेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट है और ये डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, क्योंकि दोनों में कंपनीज होती है, दोनों में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। क्लियर हुई है बात? एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, ये कौन सा कंसेप्ट है? एसोसिएट। एक कंपनी में खुद डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में स्पाउस डायरेक्टर है, ये एसोसिएटेड का कंसेप्ट नहीं है, शाबाश, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। ये फर्क ध्यान में रखना है आपने, मिक्स नहीं करना दोनों को। ये ना हो कि वो पूछे इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी का, आप डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट की तरफ आ जाए, या वो पूछ रहा हो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट, आप एसोसिएटेड कंपनी की तरफ आ जाए। मेन कंसेप्ट सही आइडेंटिफाई कर, बाकी आगे छाप लेंगे, मुझे पूरा यकीन है जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आप छाप लेंगे। लेकिन असल में आप कहीं इस तरीके से मारना खा जाए कि कंसेप्ट ही कोई और है पूरा। हाँ, गलत कंसेप्ट की सारी कुछ ठीक भी छाप है ना, 0 नंबर लेते हैं, नंबर नहीं देता। तो ये समझ आ गया आपको? अच्छा, अब चलते हैं। अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब थ्रू स्पाउस, थ्रू चाइल्ड, पेरेंट्स, इंटरेस्टेड है किसमें? किसी प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट में, किसी प्रपोज जो अभी पास होना है, या किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, यानी इंटरेस्ट पहले है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में हुआ, ये भी डिस्क्लोज करना है, और कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ, इंटरेस्ट बाद में, ये भी डिस्क्लोज करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी ओपन है, ठीक है, चल रहा है, क्योंकि उसमें फ्यूचर में भी डीलिंग हो सकती है। भाई ये समझ आ गया, ये दोनों वे में काम करता है, पहले इंटरेस्ट बाद में कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी डिस्क्लोज करना है, पहले कॉन्ट्रैक्ट बाद में इंटरेस्ट, फिर भी डिस्क्लोज करना है। ये तो उसने मेन कंसेप्ट बताया कि अगर किसी डायरेक्टर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट हो, वो डिस्क्लोज करेगा। इसमें क्या बता रहा है? अगर किसी डायरेक्टर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट हो, डिस्क्लोज करेगा। किसको डिस्क्लोज करेगा? ठीक है। अच्छा, अब है नेक्स्ट टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर। कब? यहां पे कह रहे हैं, लॉ ने कहा डिस्क्लोज करना है, डायरेक्टर ने अगला सवाल पूछा कब करना, कब करना। आगे इसका जवाब सुने, कह रहा है डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन बोर्ड की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। आपको पता है
कुछ ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है, कुछ में नहीं है। बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शन में बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है, कुछ में नहीं है। आपको याद है हमने चैप्टर 3 में मैनेजमेंट में पढ़ा था डायरेक्टर्स की पावर। पावर डायरेक्टर में हमने कुछ पावर्स पढ़ी थी, डायरेक्टर ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम। उसमें एक लाइन थी कि टू अप्रूव कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग स्पेसिफाइड अमाउंट, जैसे एक्सीडिंग 1 मिलियन। तो आप अक्सर पूछते थे सर ये 1 मिलियन से एक्सीडिंग पे डायरेक्टर अप्रूवल देंगे, तो अगर 1 मिलियन से कम हो तो इसका मतलब है उसकी अप्रूवल नहीं दे सकते। उसकी जरूरत ही नहीं, वो एक सिंगल, उसके लिए बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो सिंगल डायरेक्टर भी कर सकता है। कंसेप्ट ये था। उसी तरह यहां पे फर्ज कीजिए अगर ट्रांजैक्शन ऐसी है कि हमने उससे मशीनरी खरीदी है, दूसरी कंपनी से मशीनरी खरीदी, लेकिन मशीनरी 7 लाख की है, तो ये वाला केस है, ठीक है। अप्रूवल की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज फिर भी करना है, डिस्क्लोज फिर भी करना है। और अगर 14 लाख की मशीनरी खरीद रहे हैं तो फिर भी करना है। तो क्वेश्चन यह कि फर्क, अगर ट्रांजैक्शन बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल रिक्वायर करती है फिर भी डिस्क्लोज करना है, नहीं करती फिर, क्योंकि इंटरेस्ट तो है, तो फर्क कहां पे पड़ा कि डिस्क्लोज कब करना है। अगर तो ट्रांजैक्शन बोर्ड मीटिंग, अच्छा मुझे बताइए ज्यादा रिस्की क्या है कि अप्रूवल चाहिए? अच्छा, किस में प्री अप्रूवल होनी चाहिए, किस में पोस्ट अप्रूवल? यहां पे अगर ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लॉ कहता है टेंशन की बात नहीं है, बेफिक्र होकर ट्रांजैक्शन कर दो, फारूक होकर इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना, क्योंकि ये कौन सा अप्रूवल की जरूरत है। बेफिक्र होकर ट्रांजैक्शन करो, बाद में डिस्क्लोज कर देना। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी अप्रूवल की जरूरत है तो आपने पहले डिस्क्लोज करना है। इंटरेस्ट है, अब देखें फर्ज कीजिए 26 दिसंबर को डायरेक्टर का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रही है जिसमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, पहले करना चाहिए, शाबाश। और अगर ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कभी बोर्ड मीटिंग में आएगी ही नहीं, उसकी अप्रूवल ही नहीं, तो फिर भी डिस्क्लोज कर दे, लेकिन कब? बाद में कर। इसमें रिलैक्सेशन दिया उन्होंने। रिलैक्सेशन किस लिए दिया? क्योंकि बोर्ड मीटिंग अप्रूवल की जरूरत नहीं है। भाई बात समझ आई? ये बात समझ आ गई? टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर, इफ ट्रांजैक्शन डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल तो आफ्टर ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर दो, लेकिन इफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स अप्रूवल तो फिर बिफोर अप्रूवल डिस्क्लोज करना है, ताकि अप्रूवल के वक्त देख ले कि इसमें कोई 2 नंबरी तो नहीं है। अब इसमें भी 2 केसेस हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ही मीटिंग में सारा डिस्कस होकर अप्रूव हो जाता है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है आधा एक मीटिंग में, आधा दूसरी मीटिंग में। तो ला कहता है कोई मुश्किल काम नहीं, आप बोर्ड मीटिंग में ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी ना, तो जब आपने डिस्क्लोज कब करना है वाला, डिस्क्लोज कब करना है? जब बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट टाइम कंसीडर होगा। और अगर फर्स्ट टाइम कंसीडर हो गया हुआ इंटरेस्ट बाद में क्रिएट हुआ है, सेकंड टाइम। और अगर अप्रूव हो गया हुआ है इंटरेस्ट उसके बाद हुआ है क्रिएट। यानी इन शॉर्ट सारी सिचुएशंस को आप मिलाए ना, तो ला यही कहना चाह रहा है कि जब भी इंटरेस्ट क्रिएट हो ना, उसके बाद वेरी नेक्स्ट मीटिंग में उसको डिस्क्लोज कर दो। उन्हें 2-3 उसने टाइप्स बना ली हैं कॉम्प्लेक्स करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट अगर आप एनालिसिस करें, सिंप्लीफाई करके यही निकलता है कि जब कभी इंटरेस्ट क्रिएट हो वेरी नेक्स्ट मीटिंग में इसको डिस्क्लोज कर दो। क्लियर? अच्छा, डिस्क्लोज, ये तो था टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर। अब वो कंसेप्ट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा दफा पूछा हुआ है, उसमें पहले से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट को अलर्ट होकर सुने, वरना ये भी कह सकता था कि ये वो कंसेप्ट सिखाने के बाद जो सबसे ज्यादा है, आप कहते सर पहले बताते हैं, हम उठ जाते, हम तो सोए रहे हैं। तो इसीलिए आप उठ जाएं। क्यों उठ जाएं? क्योंकि वो कंसेप्ट डिस्कस होने लगा है जो ICAP ने सबसे ज्यादा दफा पूछा हुआ है। क्या? डिस्क्लोज कर दिया, अब क्या करना है? डिस्क्लोज कर दिया, अब क्या करना है? जैसे ही किसी डायरेक्टर ने कहा, ऐ मेरे भाइयों मेरी बात सुनो, हम सारे इस मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करने के लिए, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं एक इतराफ करना चाहता हूं। क्या? कि ये आप कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के साथ करना चाह रहे हैं ना, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव मेरी स्पाउस है। चीफ एग्जीक्यूटिव स्पाउस है, स्पाउस है। डायरेक्टर बड़े इंप्रेस होंगे, पहले तो मुबारकबाद देंगे, भाई बड़ी अच्छी कॉर्पोरेट फैमिली है, शोहर डायरेक्टर है। फिर उसे कहेंगे चुप करके वो दीवार के साथ बैठ जाओ, चुप करके दीवार, पाबंदियां लग जाएंगी उसके ऊपर, उसके हाथ पैर बांधने हैं,
उसके मुंह पे टेप लगानी है और फिर उसको कोने में फेंक देना, कोने में फेंक देना उसको, कोने में। पाबंदियां सुन लें, सबसे अहम बार बार पूछी हुई है आई कैप ने कि क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी जब किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में। लॉ ये कहता है पहले तो वो डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा भाईजान मेरा इसमें इंटरेस्ट है, फिर क्या होगा, फिर वो डायरेक्टर डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये गौर से सुन ले, ये नहीं लिखा हुआ मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन हो रही है उसे साइड पे कर देंगे, ना उसको कोरम के लिए काउंट करना है, ना उसका वोट कास्ट कंसीडर होगा, और वो ना उसका वोट, और अगर उसने वोट कास्ट किया भी ना तो वो वाइड होगा। लेकिन ये सारी पाबंदियां सिर्फ उस मैटर की हद तक हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव, अब देखिए बाकी के 10 और कॉन्ट्रैक्ट भी अप्रूव करने हैं, उसमें फिर उस बेचारे का क्या कसूर, तो उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है। जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कोरम का हिस्सा भी समझा जाएगा, वोट भी कास्ट कर सकता है, और अगर वोट कास्ट करेगा तो वो वैलिड समझा जाएगा। लेकिन जब तक जिस 20 मिनट में वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस 20 मीटिंग की डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोरम के लिए भी काउंट नहीं किया जाएगा, वोट कास्ट नहीं करेगा, और अगर कोई वोट कास्ट है तो अच्छा डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है उसे साइड पे करके बिठा देंगे। मीटिंग पार्टिसिपेट करेगा, अहम चीज समझाना चाह रहा हूं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, डिस्कशन में पार्टिसिपेट उस मैटर की डिस्कशन में नहीं करेगा। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है ना, तो आपको पता है लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सख्त होती है। कहता है लिस्टेड कंपनी है ना तो उस बोर्ड मीटिंग में ये प्रेजेंट ही नहीं होगा, ये उस मीटिंग में ही पार्टिसिपेट जब वो मैटर डिस्कस हो रहा है, जब वो मैटर डिस्कस हो रहा है, क्योंकि पाबंदियां तो उस मैटर की हद तक है ना, बाकियों में थोड़ी है। भाई क्लियर हुए, ठीक है। ये नॉट पार्टिसिपेट इन बोर्ड में, ये ध्यान से पढ़ लें। उसने जहां पाबंदी लिखा कह रहा है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग व्हाइल डायरेक्टर इज बीइंग कंसीडर्ड। उस 20 मिनट में उसे मीटिंग से बाहर, कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो कमरे में मौजूद होगा, उसके मुंह पे टेप लगा देनी। बोले हाँ, ये प्रोहिबिशन समझ आ गई, सबसे ज्यादा पूछा है उसने। अब आगे चलते हैं, इसकी एक्सेप्शन, वो भी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पूछी हुई है एक्सेप्शन इसकी। यानी एक्सेप्शंस कौन सी, जिन पे ये पाबंदियां नहीं लगेगी, प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं एक्सेप्शन का मतलब है वो केसेस जिनमें डिस्क्लोज नहीं करना। एक्सेप्शन का मतलब, एक्सेप्शन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, इस प्रोहिबिशन की है। एक्सेप्शन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, प्रोहिबिशन की है कि ये पाबंदी कब नहीं लगी। अच्छा, अब इसका मतलब है एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी होगा और वो पार्टिसिपेट भी करेगा, वोट भी करेगा, कोरम का हिसाब भी समझा। वो कौन से केसेस हैं वो से सुन लें एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन, अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो जो कि किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है, ना होल्डिंग, तो डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब है एक प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर जो कि होल्डिंग सब्सिडी नहीं है किसी पब्लिक कंपनी की, वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, पार्टिसिपेट भी करे, डिस्कस भी करे, कोरम का हिसाब भी समझा जाएगा, वोट भी कर सकता है। ना बताए तो कोई मसला नहीं है, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर ना बताए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हुआ, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हुआ, नहीं बताया, तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। ठीक है जी, डिस्क्लोज करेगा, डिस्क्लोज करने के बाद सारे काम कर सकता है। अच्छा नहीं, मैंने इससे पहले फिर बताया था ना, तो कि दोबारा क्यों पूछा इसने? ना फिर से पढ़ाना पड़ेगा, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। मगर ना 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 ना, अगर कोई, चले एक्सेप्शन से शुरू कर लेते हैं।
एक्सेप्शन का रिक्वायरमेंट क्या है? अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो रिक्वायरमेंट क्या है? वो डिस्क्लोज करेगा, स्टेप नंबर 1 डिस्क्लोज करेगा। फिर इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी इसके ऊपर। क्या? वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोरम का हिस्सा नहीं समझा जाएगा, वोट नहीं देगा, अगर वोट देगा तो उसका वोट वाइड होगा। और लिस्टेड कंपनी है तो बोर्ड मीटिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा फॉर दैट मैटर। अब ये रिस्ट्रिक्शन कुछ 2 सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती। पहली सिचुएशन, अगर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर हो, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, डिस्क्लोज करेगा, लेकिन उसके बाद ये सारे काम कर सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है, कोरम का हिस्सा भी समझा जाएगा, वोट भी कास्ट कर सकता है। ठीक है। दूसरी एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझने से पहले एक छोटा सा केस सुन ले। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? कि नुकसान किया, कंपनसेट करना, रीइंबर्समेंट। बैंक के पास लोन लेने के लिए जाए, बैंक कहता है अच्छा किया, मैं इसी काम के लिए बैठा हूं, लोन जरूर दूंगा, पहले बताइए सिक्योरिटी के तौर पे क्या है। हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी है। उससे कहा बेहतरीन हो गया, सिक्योरिटी भी आपकी अच्छी है, लेकिन फर्ज कीजिए सिक्योरिटी की वैल्यू बाज़ का ऊंची नीच हो जाती है। बाज़ का ऐसा होता है, बाद में पता चलता है सिक्योरिटी के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाली हैं। रिस्क है, चांसेस कम है लेकिन रिस्क है। मुझे आपकी पर्सनल गारंटी भी चाहिए। डायरेक्टर जाती तौर पे जमानत दे के कंपनी ने पैसे ना दिए तो वो अदा करेंगे। हालांकि कंपनी लॉ के रूल के मुताबिक डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती, डायरेक्टर लायबल नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्टर गारंटी दे दें, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये कहता है कि आप गारंटी जिस बंदे की भी दे दें, फिर अगर वो बंदा लोन नहीं देता तो आप जिम्मेदार है। डायरेक्टर्स ने इन गुड फेथ कंपनी के डेट की गारंटी दे दी, बाद में कंपनी पे नहीं कर सकी, बैंक किससे लेगा? डायरेक्टर ने पैसे अदा कर दिए, अब डायरेक्टर किससे लेंगे? डायरेक्टर गुस्से में बड़े बैठे हैं कि हमने गारंटी दी, अपना घर बार बेच के हमें पैसे अदा करने पड़े। पहली मीटिंग में जाते ही पैसे निकलवाएंगे हम इनसे, नहीं तो कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास करके प्रॉपर्टी बिकवाएंगे ताकि हमारे पैसे तो अदा हो। जैसे ही वो दोनों डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचे, वहां पे ये डिस्कशन होने लगी कि जी जो लोन रीपे हुआ उसका अब क्या करना है। तो 2 डायरेक्टर दोनों खड़े हो गए, कहने लगे हम कुछ कहना चाहते हैं। दूसरे डायरेक्टर ने कहा क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा इस लोन के बारे में कहना चाहते हैं। दूसरे ने कहा चुप, बाद में नहीं चुप। क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाबंदी है, इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम इंटरेस्टेड हो। क्या ये डायरेक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है? इंटरेस्टेड है ना? तुम तो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो, तुम तो ना बोल सकते हो, ना कोरम में काउंट होगे, ना वोट कंसीडर होगा कि तुम लोगों को पैसे अदा करने हैं कि नहीं अदा करने हैं, तो कम करने हैं। तुम चुप करके साइड पे बैठ जाओ। अब बताइए क्या ये फेयर है उनके साथ? इसीलिए लॉ ने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है, किसी डायरेक्टर ने कंपनी के लिए कोई पेमेंट कर दी और उसको इंडेमनीफाई करना है, तो इसमें हालांकि डायरेक्टर इंटरेस्टेड है लेकिन उसको बोलने की इजाजत है। ये रिस्ट्रिक्शन इस केस पे अप्लाई नहीं होंगे। कुछ समझ आई? एक्सेप्शंस के, एक्सेप्शन की 2 एक्सेप्शन, 4 रिस्ट्रिक्शन, 2 एक्सेप्शन। क्लियर? अब आगे चलते हैं जनरल, या ऐसा करते हैं नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि ये कंसेप्ट जो है ना आप ओवरलोड ना हो। अभी तक समझ आ रही है? अभी तक समझ आ रही है आपको? चलिए इसको यहाँ पे वैसे अगर आप अभी इजी हैं तो कंक्लूड कर दूं मैं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कंक्लूड कर देना चाहिए? इजी है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है नहीं ओवरबर्डन हो गए? चलें ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे लेकिन कल देखिए, कल मैं सिर्फ ये हेडिंग लिखूंगा, कल पूरा कंसेप्ट डिस्कस नहीं होगा। चले चलते 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवा दीजिए। अगर एक डायरेक्टर का किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, उसने क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। अच्छा, ये इंटरेस्ट डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली से क्या मुराद है? थ्रू स्पाउस, चाइल्ड और पेरेंट्स। अच्छा, लॉ में 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट। एक ये है कि डायरेक्टर उसी डायरेक्टर के किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स हो, और दूसरा यह है कि डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी में स्पाउस डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये फर्क है। अगर वो एक कंपनी में डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, ये एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट आ जाएगा। अगर वो एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में
स्पाउस चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है, तो ये डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट, डायरेक्टर इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, उसने क्या करना है, उसको डिस्क्लोज करना है। अगला क्वेश्चन, टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर क्या होगी, ये डिपेंड करता है। अगर तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है तो डिस्क्लोजर में रिलैक्सेशन है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें तसल्ली से, उसकी कौन सी अप्रूवल होनी है, आप कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर दें। लेकिन अगर जिस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है उसकी प्रायर अप्रूवल बाय बोर्ड रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्या करना है, आपने उस वेरी फर्स्ट मीटिंग में डिस्क्लोज जिसमें वो कंसीडर हो रहा है, और अगर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है आफ्टर कंसीडरेशन ऑफ फर्स्ट मीटिंग, तो फिर इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद जो वेरी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें डिस्क्लोज कर दें। चलिए, अच्छा नेक्स्ट, जब डिस्क्लोज कर दिया, अब बोर्ड मीटिंग में ऐसे डायरेक्टर्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिस्कशन में, कोरम का हिस्सा नहीं समझा जाएगा, वोट कास्ट नहीं करेगा, अगर वोट कास्ट करेगा तो वाइड समझा जाएगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, 2 एक्सेप्शंस हैं, यानी 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें डिस्क्लोज तो किया जाएगा लेकिन रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होंगी। वो कौन सी रिक्वायरमेंट, एक डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी वाले केस में चाहे पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर क्यों ना हो, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलिए फिर कल आप कोशिश कीजिएगा असाइनमेंट में से इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो असाइनमेंट है क्वेश्चन वो कर लें, इनमें जितने क्वेश्चंस आपको समझ आ गए कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन इस जनरल नोटिस से, जो मेरा नहीं ख्याल के एक आधु का क्वेश्चन के अलावा कोई होगा, जनरल नोटिस से रिलेट करता है तो वो ना कीजिएगा, बाकी कर लीजिएगा। ठीक है, जनरल नोटिस में सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि जी या तो आप अगर एक कंपनी में आपका इंटरेस्ट है ना और उसके साथ आपने साल में 50 ट्रांजैक्शन करते हैं, तो एक ऑप्शन है कि हर ट्रांजैक्शन पे बता दी इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मेरा इंटरेस्ट, इसमें। एक ऑप्शन यह है कि एक लेटर लिख ले कि इस कंपनी में मेरा इंटरेस्ट है, इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन पूरे साल में आप करेंगे उसमें मुझे इंटरेस्टेड समझे। ये जनरल नोटिस कहलाता है। जनरल नोटिस आपको 50 स्पेसिफिक नोटिस से निजात दिला देता है। ठीक है, क्योंकि आप एक ही दफा कहे थे कि इस कंपनी में इंटरेस्ट है, जो भी ट्रांजैक्शन हो मुझे इसमें इंटरेस्टेड समझो। ये कल पढ़ लें। हाँ चलिए, अच्छी बात, असाइनमेंट करने के काबिल हो गए ना आप। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।